Hello learners, how are you all? Welcome back to my class. This is Anjali ma'am. हम कर रहे हैं 11th का फिजिक्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का पार्ट 2, जिसमें हम आज तीनों इक्वेशंस को कैसे डिराइव करना है ये जानना है. इधर यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, 10th, 11th और 12th, ये टॉपिक सबके लिए इम्पॉर्टेंट है. पढ़ रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ अ मोशन जो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होती है. कैसे होती है, कैसे आई, कहाँ से आई, क्या इसका डिस्कवरी है, वो जानने के लिए हम पढ़ते हैं एक बेसिक सा डेरिवेशन. फिजिक्स हो और डेरिवेशन ना हो ऐसा कभी भी नहीं होता. हम सबको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अब फिजिक्स और मैथ ना दोनों भाई बहन हैं, साथ में ही चलेंगे. कोई कितना ही अलग कर लेना, फिर रक्षाबंधन आता है, फिर दोनों साथ हो जाते हैं. तो एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है. तो डेरिवेशन मतलब क्या, मैथमेटिकल पोर्शन, फिजिक्स का मैथमेटिकल पोर्शन. के कुछ भी फिजिक्स बोल रहा है तो उसको मैथमेटिकली प्रूफ करना, उसको बोलते हैं डेरिवेशन. अब मैथमेटिक्स में जैसे हमारे नंबर्स होते हैं ना, इसमें नंबर्स नहीं होते, इसमें अल्फाबेट से ही मैथमेटिक्स खेलना पड़ता है. तो जो बच्चों ने 11th में आके बायो लिया है ना, वो ये मत सोचना कि मैथ्स तुम्हारा पीछा छोड़ देगा. जब तक फिजिक्स तुम्हारे साथ है, मैथ भी तुम्हारे साथ है. तो अब मैथ में क्या होता है, चेंज को डी से डिनोट करते हैं, तो हम इसको लिखेंगे dv बाय dt, राइट. चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम. अब मैथ में ना क्लास 12th में कैलकुलस का एक पूरा पोर्शन आता है, जैसे अरिथमेटिक है ना, स्टैटिस्टिक्स है, वैसे ही एक पोर्शन होता है जिसको हम कैलकुलस बोलते हैं. उसमें दो चीजें चलती है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, राइट. तो जब हम किसी चीज को अपने हाथों से तोड़ते हैं ना, तो हमें पता होता है कि मैंने इसके 4 टुकड़े किए हैं. तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जब हम तोड़ते हैं तो हमें पता होता है कि इसके इतने पार्ट्स हुए हैं. लेकिन जब हम चीजों को जोड़ने जाते हैं ना लाइफ में, तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो छूट ही गया होगा. तो तोड़ा किसी और ने है, जोड़ हम रहे हैं, उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं. तो जब मैं चीजों को जोड़ती हूँ, इंटीग्रेशन करती हूँ, उसको ऐसे डिनोट करते हैं, जोड़ती हूँ, तो आंसर में हमेशा एंड में प्लस सी लगाती हूँ कि भाई जो भी आंसर आया है मैंने सब जोड़ लिया, वो ये तो आया, प्लस कुछ तो छूट ही गया होगा. क्योंकि तोड़ने वाले को पता उसने कितने टुकड़े किए थे, जोड़ने वाले ने तो जितने मिले उतने जोड़ लिए, है ना. तो ना तोड़ना है ना जोड़ना है लाइफ में, रियल लाइफ में सिर्फ मैथ्स में ही तोड़ो जोड़ो. तो dv अपॉन dt, राइट. एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt. ये dt यहाँ डिवाइड में है, वहां कैसा जाएगा, मल्टीप्लाई में. तो ये हो जाएगा a dt इज इक्वल्स टू dv. अभी ये टूटा हुआ है, टूटा हुआ हमको नहीं चाहिए, हमें कैसा चाहिए, जुड़ा हुआ चाहिए. मतलब इक्वेशन एक सिंपल फॉर्म में चाहिए. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स. तो दोनों साइड जब मैं इंटीग्रेशन कर देती हूँ, अभी 11th में है, बायो लिया है, कुछ पता नहीं ये क्या बना रहे हो, तो समझो जैसे ये एक्सेलरेशन है ना, ये d मतलब चेंज है, इधर d का मतलब डिफरेंशिएशन भी है. चेंज किस में आ रहा है, टाइम में. मतलब कौन टूट रहा था, टाइम. तो जोड़ेगा भी किसको, हम टाइम को जोड़ेंगे, राइट. तो जिसके रिस्पेक्ट में कोई चीज टूटी होती है, उसी के रिस्पेक्ट में हमको उसको जोड़ना होता है. तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे dv था, मतलब कौन टूटा था, वेलोसिटी टूटी थी. तो जोड़ेंगे भी किसको, वेलोसिटी को. तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये जानना बड़ा जरूरी है. इंटीग्रेशन जिसके भी रिस्पेक्ट में होता है वही वेरिएबल होता है, क्योंकि उसी को जोड़ रहे हैं. बाकी सारे अल्फाबेट हमारे लिए क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे. तो जैसे यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो a टू z में से खाली t वेरिएबल है, बाकी सब कैसे हैं, कांस्टेंट. मतलब इंटीग्रेशन करते टाइम उन पे कोई भी चेंज नहीं आएगा. जैसे a है, a का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, उसको बाहर भी ले लो आप, सिर्फ dt बचेगा अंदर. वैसे ही यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, v के रिस्पेक्ट में. तो बाकी अगर कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ होता तो वो भी कैसा होता, कांस्टेंट ही होता. अब एक बात बताओ, मैंने बोला मेरे को इस सोसाइटी में कितनी व्हाइट कार्स हैं वो सब इकट्ठी करनी है. तो ऐसे तो व्हाइट कार्स पूरी दुनिया में है ना, पर मैं खाली किसको इकट्ठा कर रही हूँ, मेरे घर से लेके सोसाइटी के एक घर तक, कहाँ तक है, ठीक है. तो अब हमें क्या करना है, लिमिट डिसाइड करनी है कि हम जब चीजों को जोड़ रहे हैं तो हमें कहाँ तक जोड़ना है,
राइट। तो लाइफ में भी वैसे ही पता होना चाहिए कि कहाँ तक जोड़ने की कोशिश करते रहो, लिमिट के बाहर बात जाए तो फिर उसको छोड़ दो, है ना। तो वैसे ही लिमिट है यहाँ पर, जैसे टाइम है ना, ए डी टी था, टाइम कहाँ से कहाँ तक जोड़ेंगे, और वैसे ही वेलोसिटी है वो कहाँ से कहाँ तक जोड़ेंगे। तो हमने मान लिया कि जब टाइम जीरो था, टाइम जीरो था मतलब जब हमने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ u वेलोसिटी से चल रहा था। जब टाइम कैसा था, जीरो, तो वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी जिसको मैंने u बोला। जब टाइम t के इक्वल हो गया, t के मतलब फाइनली t तक पहुंच गया जहां तक हम चाहते थे, 5 सेकेंड 10 सेकेंड वॉट एवर इट इज, अभी वैल्यू नहीं रह गए। वही मैंने आपको बताया कि मैथ में नंबर्स ले लेते हैं और फिजिक्स के मैथमेटिकल डेरिवेशंस में हम अल्फाबेट से ही चलते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी फाइनल। जब फाइनल टाइम पे पहुंच गए तो वेलोसिटी भी तो फाइनल हो गई, यस और नो। तो यहाँ पे लिमिट लग जाएगी, देखो लोअर लिमिट यहाँ लिखते हैं, अपर लिमिट यहाँ लिखते हैं। ये जो लिमिट है ये किस में पुट होगी, सिर्फ टाइम में पुट होगी, बाकी किसी भी वेरिएबल में पुट नहीं होगी। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, u से लेकर v तक क्या होगा, dv। ये भी समझ में आ गया। अब है ना एक बात बताती हूँ मैं आपको, कुछ है ना फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन के जो आपको याद करने पड़ते हैं। अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 है विथ रिस्पेक्ट टू x तो आंसर x आएगा, क्योंकि कुछ जोड़ने को है ही नहीं, डायरेक्ट वही है जो टूटा था तो उसको डायरेक्ट जोड़ लो, है ना, कितने एक ही पार्ट में टूटा है तो वही ले लिया। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ 1 है विथ रिस्पेक्ट टू t तो आंसर t हो जाएगा। इंटीग्रेशन है 1 का विथ रिस्पेक्ट टू s तो आंसर s हो जाएगा। समझ में आया। यही केस यहाँ पर भी है बच्चों। देखो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है तो a तो ऐसा का ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt कितना होगा, t, लेकिन यहाँ पे लिमिट भी तो थी, तो लिमिट लगती है अब स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर। कब, जब इंटीग्रेशन तो हो जाए लेकिन लिमिट अभी तक पुट ना की गई हो, तो इंटीग्रेशन के बाद जो साइन लगाया जाता है वो डब्बों का लगाया जाता है, राइट। यहाँ पर भी क्या है, dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v, लिमिट क्या हो जाएगी, u से लेके v तक, परफेक्ट। तो ये हो गया a। अब लिमिट पुट करना तो आनी ही चाहिए। कितनी कोशिश करी थी तुमने वो रिश्ते जोड़ने की, सच सच बताओ। तो काउंट करो, इतनी कोशिश करी, में से माइनस करो जो लोवेस्ट कोशिश करी, इतनी बार कोशिश करी थी लेकिन नहीं जमा ना। वैसे यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, v माइनस u। अब देखो बेसिक मैथ से इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 80 हो गया, यहाँ पे हो गया v माइनस u, ये u यहाँ पे माइनस में, यहाँ कैसा आएगा प्लस में, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस 80। कहीं यही तो फाइंड नहीं कर रहे थे आप लोग, और हो गई, डन डना डन डन, है ना। तो चलो ये हो गया पहला डेरिवेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ अ मोशन को हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ अ मोशन को हम फाइंड करते हैं जो हमारी क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको फाइंड कर लेते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लेके हमने इसके पहले वाली इक्वेशन फाइंड की थी, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला लेके मैं ये वाली इक्वेशन फाइंड करूंगी। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। dt यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा v dt इज इक्वल्स टू dx, हो जाएगा कि नहीं। डिनोमिनेटर वाला मल्टीप्लाई में जाता है, बेसिक मैथ से वही करना है ना। अब हमारे पास यहाँ पर देखो x की जगह पे ना मैं s ले लेती हूँ, क्योंकि इक्वेशन में s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। कंफ्यूज नहीं होना, छोटा s स्पीड होता है, बड़ा s डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये हो जाएगा v dt इज इक्वल्स टू ds, हो जाएगा कि नहीं। लेकिन अभी तो मुझे पता चला v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, वो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा u प्लस ए टी डी टी इज इक्वल्स टू डी एस। अब दोनों तरफ क्या कर दूं मैं, इंटीग्रेट कर दूं। यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 0 से लेके t तक होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा, एक टाइम होगा जब डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, जब टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट भी 0। 0 टाइम पे गाड़ी कितनी चली थी, 0 चली थी, वाह क्या कंसेप्ट है। वैसे जब टाइम मैक्सिमम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया, जितना भी है। अब आपको पता ही है कि ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो दोनों के पास जाता है प्यारों, तो चला जाएगा यहाँ पर, है ना। तो 0 से लेकर t u डी टी प्लस ए टी डी टी, इसके पास भी चला जाएगा, है ना। वैसे इक्वल्स टू में क्या है, 0 to s ds। इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी।
बड़ी अच्छी इक्वेशन दिख रही है जो पहले कभी किसी ने देखी नहीं है ना। चलो अब यहाँ पर u तो कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा 1 dt, 0 से लेके t। यहाँ पर a कांस्टेंट है लेकिन t कांस्टेंट नहीं है क्योंकि t के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन हो रहा है, तो t को हम बाहर नहीं निकालेंगे। इस तरफ क्या है 0 to s ds। परफेक्ट। चलो अभी हो गया u 0 to 1, चलो छोड़ो इतना लिखो, 1 dt का कितना होगा t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पर आके ना बच्चे रुक जाएंगे, मैडम आपने 1 का तो बता दिया था कि t होगा, लेकिन जब यहाँ पे t है तो उसका कितना होगा, या फिर यहाँ पे t स्क्वायर है तो कितना होगा, यहाँ पे t क्यूब है तो कितना होगा। तो इसका भी एक फॉर्मूला है, वो याद कर लो। जब भी हम डिफरेंशिएशन मान लो अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पर x किसी भी पावर में प्रेजेंट है, 1 की पावर में, 2 की पावर में, 3 की पावर में, तब इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। इजी, याद करना पड़ेगा, कुछ कुछ हमने भी याद की थी, आप भी याद करो, है ना। अब यहाँ पर हमारा कैसा है t है, लेकिन t की पावर कितनी है 1 dt, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पर t है तो ये t कांस्टेंट नहीं है, ये t वेरिएबल है। इसका फॉर्मूला क्या होगा t की पावर 1+1 अपॉन 1+1। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला था t की पावर n dt का t n+1 अपॉन n+1, तो n की जगह मैंने क्या रख दिया 1। क्या हो जाएगा ये t स्क्वायर अपॉन 2, तो t dt का आंसर आया t स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पे रख दो t स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से t तक। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अभी लगा देंगे। यहाँ पे देखो u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a, अपर लिमिट क्या है t, t की जगह पे t रखोगे, माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू s माइनस 0। इजी है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा ut प्लस at स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू s, आ गया s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इजी एंड पीजी, डन। चलो थर्ड करते हैं। थर्ड बड़ी और इंटरेस्टिंग है ना। थर्ड इक्वेशन क्या है 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज किया dv अपॉन dt, पहली इक्वेशन डिराइव करी। वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज किया ds अपॉन dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सेकंड इक्वेशन डिराइव करी। अभी जो थर्ड इक्वेशन है इसको डिराइव करने के लिए मैं क्या लूं, तो मैंने काम किया दोनों को मर्ज किया। a इज इक्वल टू dv बाई dt था, है ना, मैंने ds का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिया, ds का मल्टीप्लाई नीचे भी कर दिया। अब एक काम करती हूँ, मैं इसको शफल कर देती हूँ, dv अपॉन ds, इसको यहाँ ले आती हूँ, इसको यहाँ, ये हो जाएगा ds अपॉन dt। लेकिन मुझे पता है कि ds अपॉन dt कितना होता है v होता है, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देती हूँ, ये हो जाएगा यहाँ पे a। अब ये ds यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या हो जाएगा a ds, और यहाँ पे क्या चल रहा है v dv, चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि नहीं, वेरी गुड। चलो अब जरा इसको सॉल्व करो। चलो यहाँ पे ये a इंटीग्रेशन ऑफ ds, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ v dv, तो a s हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा इनिशियल, यहाँ पे 0 से लेके s तक जाएगा। यहाँ पे v कहाँ से कहाँ तक जाता है, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। अभी मैंने बताया x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x n+1 अपॉन n+1। सिमिलरली यहाँ पे v की पावर 1 dv है तो इसका फॉर्मूला होगा v की पावर 1+1 अपॉन 1+1, मतलब v स्क्वायर अपॉन 2। ये मैं यहाँ पुट कर दूंगी, ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देंगे as, ये हो जाएगा अपर लिमिट रखो तो v स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट रखो तो u स्क्वायर अपॉन 2, दोनों के नीचे 2 है तो a की बार 2, और ये 2 यहाँ डिवाइड में है तो वहाँ कैसा जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, और आ गई हमारी इक्वेशन डिराइव हो गई। कितना इजी है, लेकिन थोड़ा इनिशियल स्टार्ट कैसे करना है ये आपको याद करना पड़ेगा। और कैसे याद करोगे, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। अब जो बचे हुए टॉपिक्स हैं ग्राफ और रिलेटिव वेलोसिटी, वो आएगा इसके थर्ड पार्ट में, और वो आप सब जरूर देखिएगा। कैसी लगती है वीडियो, समझ में आता है या नहीं, ये सब बताने के लिए कमेंट जरूर करें। कौन सा नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो वो भी जरूर बताएं। थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।